नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज शर्मा सर पर। मेरे बच्चों, यूपीएसआई का जो एग्जाम है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपके सामने खड़ा है। और यूपीएसआई में अगर मूल विधि की हम बात करें तो जीएस में सबसे बड़े पोर्शन दो ही है, इंडियन पॉलिटी और मूल विधि। मूल विधि के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। हर रोज हम 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, 10 क्वेश्चन हर रोज करेंगे। अभी एग्जाम तक आपके बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा जिनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो बात करते हैं बिना कुछ समय गवाए आपके आज के पहले प्रश्न की। ये रहा आपका बेटा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। क्या होगा बेटा इसका आंसर, एक बार कमेंट में बताइए। अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो इसका आंसर बेटा होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है ये 1950 में लागू हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 27 का 2। क्या इसका आंसर होने वाला ये बताइए। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बेटा होगा अनुच्छेद 32। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति इनमें से किसमें जनहित याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, केवल जिला अदालत या केवल उच्चतम न्यायालय। ये आपको बताना है। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बिल्कुल बी वाला ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में कहीं पर भी जाकर के जनहित याचिका जारी कर सकता है। जनहित याचिका का इतिहास की हम बात करें तो 1980 में आया था। और मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर, जनहित याचिका 1980 में आया। और इनके लिए 2 जजों का बड़ा इंपोर्टेंट योगदान था इसमें, जिन्होंने इसे लागू किया था। उनमें से एक है आपके वी.आर. कृष्ण अय्यर, वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती। ये 2 महत्वपूर्ण जज हैं जिन्होंने इसको यहां पर लागू किया था 1980 में। और ये कोई भी नागरिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी में भी आपको दायर कर सकता है। यह आपका अगला प्रश्न नंबर 4। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा। ऑप्शन ए आपका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ, ऑप्शन सी है साइबर विशेषज्ञ, ऑप्शन डी है आपका अदालत का फोरेंसिक विशेषज्ञ। अब इसके आंसर की बात करते हैं बेटा, इसका आंसर ए वाला बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक इसकी बात करेगा, उसकी राय देगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। निम्न में से निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी किस में आता है, उसे क्या कहते हैं, कैसा आपका अपराध है वो। मैलवेयर, हैकिंग, ट्रोजन या फिर फिशिंग। क्या बोला जाता है इसे, आपको बताना है। कौन से टाइप का साइबर अपराध है आपको बताना है। तो इसका बेटा आंसर की हम बात करें तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही है, फिशिंग बोलते हैं इस तरह को, फिशिंग। बात करते हैं